नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है प्रोडक्शन फंक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न तथा उनकी उत्तर व्याख्या के साथ। तो आइए देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे पास, उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त आगत तथा निर्गतों के बीच पाए जाने वाले संबंध को क्या कहते हैं? तो हम ये जानते हैं कि आगत तथा निर्गत के बीच जो तकनीकी संबंध होता है, इन दोनों के बीच में तकनीकी संबंध पाया जाता है। ये तकनीकी संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन। नेक्स्ट है, एक नए श्रमिक को, अगर मान लीजिए कोई एक नया श्रमिक हम किसी उत्पादन की प्रक्रिया में, उत्पादन की क्रिया में लगाते हैं, तो उससे जो उत्पादन बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद या परिवर्तनीय उत्पाद। मान लीजिए एक लेबर लगाने से 100 का उत्पादन होता है, दूसरा लेबर लगाने से 110 का उत्पादन होता है, तीसरा लेबर लगाने से, मान लीजिए ये नया न्यू लेबर है, तो ये न्यू लेबर लगाने से उत्पादन बढ़कर के 115 हो जाता है। तो कितना बढ़ा? 110 से 115 बढ़ा, अर्थात 5। तो यानी जो आपका थर्ड लेबर है, ये थर्ड लेबर से उत्पादन कितना बढ़ा? 5। ये सीमांत उत्पादन कहलाएगा। तो अर्थात सीमांत उत्पाद होगा। नाउ, उत्पादन फलन विभिन्न साधनों से प्राप्त किस उत्पादन को प्रदर्शित करता है? कौन से उत्पादन को यह प्रदर्शित करता है? उत्पादन फलन विभिन्न साधनों से प्राप्त किस उत्पादन को प्रदर्शित करता है? भौतिक उत्पादन को, कि उत्पादन का मौद्रिक मूल्य को, कि उत्पादन का वास्तविक मूल्य को, कि उपरोक्त सभी। याद रखना, उत्पादन फलन के विभिन्न साधनों से हमें वस्तु के रूप में उपयोगिता प्राप्त होती है, अर्थात भौतिक रूप में उत्पादन प्राप्त होता है, अर्थात टोटल प्रोडक्शन प्राप्त होता है। टोटल प्रोडक्शन को जब मार्केट प्राइस से गुणा करते हैं तो टोटल रेवेन्यू प्राप्त होती है, तब हम मूल्य की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन, एक रेखा चित्र है। ये रेखा चित्र देखिए, एक टोटल प्रोडक्शन फंक्शन है, इसके साथ साथ एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन है तथा मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रथम चरण के अंतर्गत टोटल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है, एमपी तेजी से बढ़ती है, एपी तेजी से बढ़ती है, लेकिन एवरेज प्रोडक्शन की अपेक्षा मार्जिनल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज रैपिडली इन द रिस्पेक्ट ऑफ एवरेज प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन जहां पर अधिकतम हो जाता वहीं पर टोटल प्रोडक्शन में हमें नच परिवर्तन बिंदु मिलता है, अर्थात ढाल परिवर्तन बिंदु। यहां तक तो आपका क्रमागत उत्पत्ति वृद्धिमान नियम काम करता है, लेकिन इसके बाद ह्रासमान नियम काम करता है, तो इसे ढाल परिवर्तन बिंदु भी हम कहें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए नीचे रेखा चित्र में, जब ऊपर, यहाँ पर नीचे मत मानिए, ऊपर रेखा चित्र में क्रमागत उत्पादन वृद्धि नियम किस क्षेत्र में है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि उत्पत्ति वृद्धि नियम ओ से लेकर के ये नच परिवर्तन बिंदु एफ तक है, तो क्रमागत उत्पत्ति ये आपका है, अर्थात ओ एफ पार्ट में आपका क्या है? आपका क्रमागत उत्पादन वृद्धि नियम है, अतः का ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रेखा चित्र में बताएं कि क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम कहाँ लागू है। ठीक है, क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम कहाँ लागू है? देखिए, एफ के बाद जितना है ये क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम है, ये पूरा लाइन आपका क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं? एफ जी के बाद जितना है ये सब क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम का एरिया माना जाएगा। नाउ चित्र देखें और बताएं कि उत्पादक किस क्षेत्र में उत्पादन करेगा। तो हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर उत्पत्ति का नियम कार्य कर रहा है तो प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था मतलब अनिश्चित अवस्था, तो दूसरी अवस्था में कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीपी बढ़ता तो है घटती दर से, एपी तथा एमपी घटने लगते हैं, तो यहीं पर दूसरी अवस्था में ही वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ए मान लेते हैं इसको, ऐसी अवधि जिसमें उत्पादन का कोई भी साधन परिवर्तनीय नहीं होगा। कौन सा? अगर वो टाइम जिससे कोई भी उत्पादन का साधन परिवर्तित नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? अर्थात हमारे पास इतना समय नहीं होता कि उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्पकाल, अति अल्पकाल, दीर्घकाल या अति दीर्घकाल। तो इसे हम कहेंगे अति अल्पकाल वो समय होता है जिसमें हम उत्पादन के संसाधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते। अल्पकाल, इसमें कुछ साधन को परिवर्तित कर सकते हैं, कुछ साधन परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, दीर्घकाल सभी साधन परिवर्तित हो सकते हैं, इसमें सभी साधन परिवर्तित हो सकते हैं।
सभी साधन परिवर्तित हो सकते हैं, साथ ही साथ तकनीकी भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसमें कोई भी साधन परिवर्तित नहीं होता, कोई भी साधन परिवर्तित नहीं होता। तो अति अल्पकाल है जहां पर कोई भी साधन परिवर्तित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या के आधार पर बताएं, परिवर्तनीय साधन की उत्पादकता उत्पादन के किस चरण में ऋणात्मक होती है। यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन में हम कह रहे हैं कि परिवर्तनीय साधन मान लीजिए श्रम है, तो श्रम का उत्पादन किस चरण में ऋणात्मक हो जाता है। तो आप जानते हो प्रथम, तृतीय, द्वितीय। तो आपने देखा होगा कि मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो तृतीय चरण में क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। आप डायग्राम से देख सकते हो। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, यानी लेबर का मार्जिनल प्रोडक्शन है, जो थर्ड स्टेज में ऋणात्मक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अल्पकाल वो अवधि है जिसमें सभी साधन परिवर्तनीय है। नहीं, ये अति अल्पकाल होगा, अति अल्पकाल होगा। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सभी साधन स्थिर है। नो, कुछ स्थिर है तथा कुछ परिवर्तनीय है। यानी अल्पकाल वो अवधि है जिसमें कुछ साधन स्थिर तथा कुछ साधन परिवर्तनीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अल्पकाल से संबंधित उत्पादन के नियम को क्या कहते हैं। अल्पकाल से संबंधित उत्पादन के नियम को क्या पैमाने का प्रतिफल, इसे दीर्घकालीन उत्पादन का नियम कहा जाता है। दीर्घकालीन उत्पादन का नियम कहा जाता है। ये परिवर्तनीय साधन का प्रतिफल केवल यह कहा जाता है। खा नंबर तक, खा जो आपका ऑप्शन है बहुविकल्प वही सही है, ना कि प्रतिस्थापन का नियम या उपयोग सही नहीं। तो अतः खा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नाउ, परिवर्तनीय अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया। परिवर्तनीय अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया। मार्शल ने, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, चेम्बरलिन ने या पीगू ने। चेम्बरलिन ने इसे प्रतिपादित किया था, परिवर्तनीय अनुपात का नियम। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार ह्रासमान प्रतिफल नियम के क्रियाशीलन होने के कारण है। क्यों हमको जैसे जैसे उत्पादन के साधन बढ़ाते जाते हैं, उत्पादन हमें क्रमशः कम प्राप्त होता जाता है। क्या कारण है कि ह्रासमान प्रतिफल का नियम कार्य करता है। भूमि की उर्वरा शक्ति सीमित है, इसलिए साधनों के बीच इष्टतम अनुपात का परिवर्तित होना, खाद बीज का अभाव, केवल खा ऑप्शन करेक्ट है। साधनों के बीच इष्टतम अनुपात जैसे समाप्त होगा, उसके बाद यदि उत्पादन के साधन बढ़ाएंगे तो ये ऑप्टिमम स्टेज के बाद लगातार उत्पादन कम होना प्रारंभ हो जाएगा। नाउ, क्वेश्चन नंबर 12, ऐसी अवधि जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित होते हैं, यानी उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घकाल कहेंगे। दीर्घकाल वो समय होता है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं। अति अल्पकाल में कोई भी साधन परिवर्तनीय नहीं होता तथा अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनीय होते हैं तथा अन्य साधन परिवर्तनीय नहीं होते हैं। अल्पकाल में क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम के क्रियाशीलन होना सामान्यतः कब माना जाता है। नति परिवर्तन बिंदु के बाद, जब कुल उत्पादन बढ़ रहा, घटती दर से बढ़ रहा। ओके, करेक्ट है। यानी जहां पर ढाल परिवर्तन बिंदु है, अर्थात उसके बाद यदि हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं तो उत्पादन बढ़ता तो लेकिन घटती दर से। ठीक है। औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन दोनों घटना प्रारंभ कर देते हैं, ये भी करेक्ट है। यानी क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम अवस्था में ये दोनों घटने लगते हैं जब से कुल उत्पादन घटना प्रारंभ करता है, ये भी सही। अर्थात इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो बेस्ट आपका ऑप्शन है, देखिए औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन दोनों घटना थर्ड स्टेज में भी नति परिवर्तन बिंदु से के बाद जब कुल उत्पादन बढ़ रहा है पर घटती दर से बढ़ रहा है, तो क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम यहाँ पर लागू होगा। और जो आप नेक्स्ट डायग्राम ये देखिए कि आपके यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन भी घट रहा, मार्जिनल प्रोडक्शन भी घट रहा, लेकिन निगेटिव हो जा रहा। निगेटिव की चर्चा यहाँ पर नहीं किया गया। ठीक है। अल्पकाल में क्रियाशील कब से माना जाता है, नति परिवर्तन बिंदु से बेसिकली माना जाता है। देखिए यहाँ पर औसत तथा ये देखिए यहाँ पर आप देखिए इस पॉइंट के बाद घटने लगता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए औसत तो बढ़ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रमागत वो ह्रासमान नियम लागू है, लेकिन इसी के नीचे औसत उत्पादन तो बढ़ रहा है। इसलिए आपका खा ऑप्शन करेक्ट नहीं है कि इसमें दोनों को कह रहा, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन दोनों घटते हैं, लेकिन नहीं, प्रारंभ में औसत उत्पादन बढ़ता है, एपी बढ़ता, फिर घटता है एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है। लेकिन सीमांत उत्पादन तो घटता है, तो दोनों एक साथ नहीं घटते, इसलिए खा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, गा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, केवल का ऑप्शन करेक्ट है। नाउ, दीर्घकाल उत्पादन फलन को क्या कहते हैं। जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसे क्या कहते हैं,
पैमाने का प्रतिफल, आज की यही हमने क्लास लिया, पैमाने का प्रतिफल इसे कहा जाता है। परिवर्तनशील साधन प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल में क्या अंतर है? परिवर्तनशील साधन या परिवर्तनशील साधन प्रतिफल अल्पकाल में कार्य करता है, ये अल्पकालीन नियम है, ये आपका दीर्घकालिक नियम है। ठीक है, ये तो बेसिक अंतर। चलिए और देखते हैं, परिवर्तनशील साधन प्रतिफल नियम अल्पकालिक है जबकि पैमाने का प्रतिफल दीर्घकालिक है। ठीक है, परिवर्तनशील साधन प्रतिफल का नियम साधनों के अनुपात बदलता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे देखिए Q इज द फंक्शन ऑफ के एल में एल की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी पूंजी तथा श्रम अनुपात लगातार बदलता चला जाता है, जबकि पैमाने के प्रतिफल में सामान्यतः अनुपात अपरिवर्तित रहता। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, आज हमने पढ़ाया है, तो ये दोनों आपका क्लियर है। परिवर्तनशील साधन प्रतिफल सभी साधनों के परिवर्तनीय नहीं होते जबकि पैमाने में सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं, ये भी करेक्ट है, अर्थात उपरोक्त सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अल्पकाल में जब एक साधन स्थिर हो साधन अनुपात बदल जाता है, दीर्घकाल में क्या साधन अनुपात बदलना संभव है? यदि अल्पकाल में यदि Q इज द फंक्शन ऑफ के एल है और K की मात्रा यदि स्थिर है, एल की मात्रा लगातार परिवर्तित होती है तो पूंजी तथा श्रम अनुपात बदलता चला जाता है। तो होम क्या होता है, नॉन होमोजीनियस फंक्शन तो अल्पकाल में मिलता है, क्या दीर्घकाल में भी मिलता है? यस, दीर्घकाल में भी मिलता है। अगर श्रम दोगुना स्पीड से और पूंजी मान लीजिए श्रम 3 गुना स्पीड से तथा पूंजी 2 गुना स्पीड से बढ़े तो उत्पादन भी बढ़ेगा, तो इसे भी हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। और इस प्रकार के फलन को असहजातीय उत्पादन फलन की संज्ञा दी जाती है, जिसमें उत्पादन के दोनों साधन तो बढ़ते हैं लेकिन समान अनुपात में नहीं बढ़ते, समान अनुपात में नहीं बढ़ते। इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए आप हमारे चैनल में वीडियो पैमाने का प्रतिफल जरूर देखिएगा। इनमें से कौन सा फलन दीर्घकालिक नहीं है? कौन सा फलन है? दीर्घकालिक फलन वो होता है जिसमें दोनों साधन परिवर्तित होते हैं। याद रखना, दोनों साधन यानी सभी साधन परिवर्तित होते हैं। चलिए पहले फलन में ये ए टाइम बढ़ रहा है, ये ए टाइम बढ़ रहा है, यानी दोनों साधन परिवर्तित हो रहा है, ये दीर्घकालीन फलन है। इसमें लेबर ए टाइम बढ़ रहा है, पूंजी बी टाइम बढ़ रहा है, ये भी दीर्घकालीन फलन है। इसमें देखिए कि लेबर ए टाइम बढ़ रहा है लेकिन पूंजी नहीं बढ़ रही है, यानी ये आपका अल्पकालिक फलन है। किसी की इसमें एक साधन बढ़ रहा है, दूसरा साधन स्थिर है, ये अल्पकालीन फलन है। जबकि ये भी 5 गुना लेबर बढ़ रहे हैं तथा 5 गुना पूंजी बढ़ रहे हैं, तो ये होमोजीनियस दीर्घकालीन फलन है। समजातीय कहते हैं, सहजातीय दीर्घकालीन फलन है। ये आपका असहजातीय दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, ये भी सहजातीय दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, उत्पादक संस्थिति की स्थिति में तब होगा जब श्रम का सीमांत उत्पादन श्रम की मजदूरी का अनुपात बराबर पूंजी का सीमांत उत्पादन पूंजी का पर ब्याज। करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये भी संस्थिति की स्थिति है। दूसरी, मजदूरी अपॉन ब्याज, श्रम का मजदूरी का रिवार्ड क्या है? श्रम, करेक्ट है। पूंजी का रिवार्ड क्या है? ब्याज है, यानी दोनों का अनुपात बराबर, ये भी करेक्ट है। तीसरा, प्रावधिक प्रतिस्थापन की दर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन LK, तो यहाँ पर मजदूरी अपॉन ब्याज है, ये भी करेक्ट है। एंड उपरोक्त सभी, अर्थात ये सभी कंडीशंस उत्पादक की संस्थिति को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ सीमांत उत्पाद वक्र मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व औसत उत्पाद वक्र को उस बिंदु पर काटता है जहां पर औसत उत्पाद वक्र, आपने डायग्राम में देखिएगा, डायग्राम में आप देखिए सीमांत उत्पाद वक्र, देखिए सीमांत उत्पाद वक्र ऊपर से आ रहा, सीमांत उत्पाद वक्र औसत उत्पाद वक्र को कहां पर काटता है? मैक्सिमम पर, यानी जहां पर AP मैक्सिमम होता है वहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन कट करता है। तो 10 हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं अधिकतम पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, यदि श्रम का सीमांत उत्पादन अपान श्रम का मूल्य इज इक्वल टू पूंजी का सीमांत उत्पादन अपान पूंजी का मूल्य, तो उत्पादक संस्थिति की स्थिति प्राप्त करने के लिए किस साधन पर व्यय करेगा? इक्वल है या यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा या कुछ सिंबल होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, बट इसमें अगर ऐसा है तो श्रम पर वो ज्यादा खर्च करेगा। ठीक है, श्रम पर साधन पर व्यय करेगा, श्रम पर ज्यादा करेगा। नाउ जहां सीमांत उत्पादन अल्पकाल में अधिकतम होगा वहां टीपी का कौन सा बिंदु होगा? याद रखना, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है वहीं पर टीपी पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी नति परिवर्तन बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है,
तो वह पॉइंट जो आपका जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं तो वो बिंदु क्या होगा, नति परिवर्तन बिंदु होगा। अल्पकाल में उत्पादन का इष्टतम सक्रिय क्षेत्र कौन सा है? अल्पकाल में उत्पादन का इष्टतम सक्रिय क्षेत्र वो होता है जहां पर एपी, एमपी तथा टीपी बढ़ रहे होंगे, वो इष्टतम क्षेत्र है। इष्टतम सक्रिय क्षेत्र है, आप यहां से देखिएगा इष्टतम क्या कह रहा, इक्विलिब्रियम एक प्रकार से, जिसमें अधिकतम की स्थिति प्राप्त करके टीपी गिरना शुरू कर दिया हो तथा एपी और एमपी धनात्मक गिर रही हो और एमपी ऋणात्मक हो। नहीं, ऋणात्मक वाली कंडीशन में थर्ड स्टेज में कोई उत्पादक नहीं जाएगा। टीपी घटती दर से बढ़ रहा हो, एपी एमपी गिरती हो, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी ग ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ अल्पकाल में एपी कब अधिकतम होती है? एपी अधिकतम कब होती है? देखो ये एवरेज प्रोडक्शन कर्व है, ये देखिए एवरेज प्रोडक्शन कर्व है, यहाँ पर अधिकतम है। कब अधिकतम है? जब टोटल प्रोडक्शन में क्रमागत ह्रासमान नियम लागू हो रहा है ना। चलो देख लो, जब टीपी परिवर्तन बिंदु पर नेट परिवर्तन बिंदु पर एमपी मैक्सिमम होता है, याद रखना एमपी मैक्सिमम होता है। टीपी के अधिकतम बिंदु पर नो, एमपी यहाँ पर 0 होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होता है। टीपी के गिरते हुए भाग में यस, दिस इज करेक्ट आंसर। क्या सही नहीं है बताइए? जब दोनों साधन एक अनुपात में परिवर्तित होते तो फलन दीर्घकाल होगा, यह करेक्ट है। जब दोनों साधन परिवर्तन हो पर एक ही अनुपात में न परिवर्तित हो तो फलन दीर्घकाल होगा, यस ये भी सही है। जब दोनों साधनों में एक ही में से एक स्थिर होता था फलन अल्पकालीन होगा, हाँ अगर एक साधन स्थिर है तो फलन अल्पकाल होगा। मूल बिंदु से खींची गई सभी उत्पाद रेखाओं पर एक ही अनुपात वक्र के बिंदु पर ढाल प्रदर्शित करता, नो ये गलत है, आपका घ सही नहीं है, बाकी का खा गा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, अल्पकाल में कुल उत्पाद वक्र के किस बिंदु पर उसका ढाल प्रदर्शित होता है? याद रखना कोई भी वक्र है, जैसे यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कर्व है, टोटल प्रोडक्शन कर्व में अगर आप स्लोप लाइन मूल बिंदु से खींचोगे तो मूल बिंदु से स्लोप लाइन खींचने पर आपको मार्जिनल प्रोडक्शन मिलेगी। याद रखना टोटल प्रोडक्शन यानी किसी भी कर्व में अगर आप स्लोप रेखा खींचोगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन यानी मार्जिनल को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ पर परिवर्तनीय साधन का सीमांत उत्पादन रिप्रेजेंट करेगी। नाउ यदि लंब अक्ष पर पूंजी ठीक है तथा आधार अक्ष पर श्रम प्रदर्शित करती हुई सम उत्पाद वक्र खींची गई हो तो उसके ऊपर रिज रेखा क्या प्रदर्शित करेगी? यानी जो रिज रेखा खींची जाएगी वो क्या प्रदर्शित करेगी? उन बिंदुओं को जिन पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ठीक है। याद रखना रिज रेखाएं वो रेखाएं होती जो सम उत्पाद वक्र का जहां पर सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर शून्य होती है पूंजी के लिए, MRTS यहाँ पर 0 हो जाती है, या यहाँ पर एक होता है तो MRTS यहाँ पर 0 हो जाती है। एक जगह पर श्रम की हो जाती है, एक जगह पर पूंजी हो जाती है। तो उन बिंदुओं को जिन पर पूंजी का सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, यही आपका करेक्ट आंसर है। निचली रेखा सम उत्पाद वक्रों को उन बिंदुओं का बिंदु पथ है। रिज रेखा कैसे खींची जाती है? मान लीजिए कई एक से अधिक सम उत्पाद वक्र हैं, इनका आप जहां वो स्लोप रेखा खींचे जहां पे ढाल शून्य हो जाता है, दूसरा सम उत्पाद वक्र खींचे उसका स्लोप लाइन खींचे, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम रिज रेखाएं कहते हैं। तो ये आप अपना जहां पर सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर शून्य, उन बिंदुओं को मिलाने वाला यानी बिंदु पथ आपका रिज रेखाएं कहलाती है, तो अर्थात शून्य हो। एक चित्रकार जो चित्र बनाकर बेचता है किसी कलाकृति को बना 1 साल में बनाता है, यानी 12 माह में बना लेता है। अगर 11 माह में कोई व्यक्ति मांगता है तो क्या कहलाएगा? याद रखना 11 माह में तो पेंटिंग कंप्लीट ही नहीं होगी, अर्थात उस पेंटिंग की वो सप्लाई मार्केट में नहीं कर सकता है, अर्थात वो अति अल्पकाल होगा। क्यों? क्योंकि पेंटिंग इनकम्प्लीट है, कोई नहीं खरीदेगा, अर्थात उसे 12 महीने पूरे चाहिए तो पूरे ही चाहिए, अति अल्पकाल का है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम तब क्रियाशील होता है जब सभी साधन परिवर्तनीय हो, नो ये तो दीर्घकाल हो जाएगा। सभी साधन स्थिर हो, नो एक साधन स्थिर, यही आपका ग नंबर करेक्ट है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम कब लागू होता है? कहां पर लागू होता है? सभी क्षेत्रों में, कृषि में, सेवाओं में, उद्योग में। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा था, ये आधुनिक अर्थशास्त्री की हम बात कर रहे हैं, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये सभी क्षेत्रों में लागू, ये केवल कृषि में लागू होता है क्रमागत उत्पादन ह्रासमान नियम, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये सभी क्षेत्रों में लगता है। आप जीवन के हर क्षेत्र में देखिएगा क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 31, अल्पकालीन उत्पादन फलन के संदर्भ में जब श्रम का औसत उत्पादन धनात्मक हो,
यानी श्रम का औसत उत्पादन धनात्मक हो तो श्रम का सीमांत उत्पादन क्या होगा? श्रम का औसत उत्पादन धनात्मक हो, ये श्रम का तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? धनात्मक सीमांत उत्पादन भी होगा और क्या होगा? बाएं साइड होगा। देखिए बाएं साइड है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है? बाएं साइड है। चलिए, तो यानी आपका शून्य होगा, घटता हुआ होगा, ऋणात्मक होगा, इसके आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जब श्रम अल्पकालीन उत्पादन फलन संदर्भ, जब श्रम का औसत उत्पादन धनात्मक है तो श्रम का सीमांत उत्पादन क्या होगा? ये आपका इसके आधार पे कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इसका हम करेक्ट आंसर देखें तो इसके आधार पर अल्पकालीन उत्पादन फलन के संदर्भ में जब श्रम का औसत उत्पादन धनात्मक होता है तो श्रम का सीमांत उत्पादन क्या होगा? इसके आधार पर क्यों? जब श्रम का उत्पादन धनात्मक है तो एमपी धनात्मक है, एमपी मैक्सिमम है, एमपी ऋणात्मक है। तीनों कंडीशन में एमपी है। देखिए जब औसत उत्पादन धनात्मक है तो सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ है, मैक्सिमम है, घटता हुआ, अर्थात कुछ भी नहीं कहा जा सकता। करेक्ट आंसर इसके आधार पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगला, यदि औसत उत्पादन वक्र ऊपर उठ रहा है तो सीमांत उत्पादन वक्र क्या होगा? यानी जब औसत उत्पादन वक्र देखिए ऊपर उठ रहा है तो सीमांत उत्पादन वक्र बाईं ओर ऊपर उठता हुआ होगा, बाईं ओर ऊपर होगा। का नंबर औसत उत्पादन वक्र गिर रहा है तो सीमांत उत्पादन वक्र भी गिर रहा हो तो सीमांत उत्पादन वक्र अपेक्षा तेजी। देखो जब देखिए एवरेज प्रोडक्शन गिर रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी गिर रहा है, लेकिन एवरेज प्रोडक्शन की अपेक्षा मार्जिनल प्रोडक्शन तेजी से कम हो रहा है। औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन वक्र अपेक्षाकृत तेजी से गिरेगा। का नंबर सही है। तो ये आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ सॉल्व किए। और हाँ, अगर आप इसके लिए विस्तृत रूप से लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ही आप वीडियो देखिएगा, परिवर्तनशील उत्पादन का नियम, और दूसरा वीडियो देखिएगा पैमाने का प्रतिफल। आपको इस जो उपर्युक्त अभी हमने प्रश्न सॉल्व किया, इन सारे क्वेश्चन से संबंधित विस्तृत वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। सो मच, थैंक यू।